जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज़, जिसमें हम क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और इसमें फ्रेंड्स अभी तक हमने क्लास 6 to 9 की बुक को कंप्लीट कर लिया। अभी हम आगे हमारा क्लास 10th में। आई होप आपने उन सारी वीडियोज़ को देख लिया होगा। नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियोज़ वॉच आउट करके अपने सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया। और इतने डिटेल में फ्रेंड्स हमारा पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखें, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए किसी भी टॉपिक से। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कीजिएगा, ताकि आप भी हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ सकें। और साथ ही साथ इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीरीज़ के साथ जुड़ के इसका लाभ उठा सकें। और हाँ फ्रेंड्स, एक लास्ट और पॉइंट कहना था कि अपनी राय हमें अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो वॉच आउट करते हैं, देखते हैं, आपको समझ में आता, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ अपनी राय भी हमें अवश्य दिया करिए। तो ये तो हमने कुछ बातें कर ली हमारी सीरीज़ के बारे में। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने मॉर्निंग में पढ़ा था। मॉर्निंग में हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था फ्रेंड्स। हमने चैप्टर 7, जिसमें हमने घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना देखा था, जिसमें शुद्ध जल का अर्थ हमने पढ़ा था, अशुद्ध जल तथा उसकी अशुद्धियाँ देखी थी, जल में घुलित अशुद्धियाँ हैं। फिर हमने जल में घुलित अशुद्धियों के बारे में पढ़ा था। उसमें भी हमने उसके 2 प्रकार देखे थे, कौन से? ठोस अशुद्धियाँ और गैसीय अशुद्धियाँ। फिर दूसरा हमने देखा था जल की अघुलित अथवा तैरने वाली अशुद्धियाँ। तीसरा रोगों के जीवाणु देखे थे। जल के अशुद्ध होने के प्रमुख कारण देखे थे, जैसे घरेलू सीवेज हो गया, उद्योगों में अपशिष्ट पदार्थ हो गए, घरेलू अपमार्जक एक्सेट्रा। यानी कि आप देखिए सारे पॉइंट्स हमने कवर किए थे। फिर हमने देखा था अशुद्ध जल से हानियाँ व स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्ध जल पर मानव के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, जल में रहने वाले जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ पशुओं पर एवं पर्यावरण परिस्थितिकी पर भी क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारे हमने देखे थे। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने ऐसा होमवर्क के रूप में दिया था। आई होप आपने उसको सॉल्व भी किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियाँ, जिसमें हमने भौतिक विधि देखी थी, उसमें भी हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। साथ ही साथ हमने यांत्रिक विधि देखी थी। यांत्रिक विधि में भी हमने 2-3 पॉइंट ये देखी, इस तरह से देखा था। फिर 4 घड़ों द्वारा अशुद्ध जल को छानना हमने देखा था। ये देखिए 4 घड़ों द्वारा अशुद्ध जल को कैसे छाना जा सकता है, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था। आई होप आपने उस क्लास को देखा हो, क्यों ये क्लास हमारी मॉर्निंग में ही हुई थी, सुबह 9 बजे। जैसे कि डेली आप सभी जानते हैं हमारी मॉर्निंग टू इवनिंग 2 क्लास होती है, तो मॉर्निंग में ही आज सारे ही टॉपिक हमने ये कवर किए थे। नहीं देखिए वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, आपको ईजिली प्रोवाइड कराई गई है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ से आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारी सीरीज के साथ। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। चलिए फटाफट अब देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। रासायनिक विधि यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं जल की घुलित एवं अघुलित अशुद्धियों के निवारण के लिए रासायनिक विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। पेयजल के शुद्धिकरण के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ जल में मिलाए जाते हैं, जो जल में विद्यमान रोगाणुओं को समाप्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया में जल में 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, अवक्षेपक तथा जीवाणुनाशक। कौन कौन से रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं? अवक्षेपक तथा जीवाणुनाशक। अवक्षेपक के बारे में देख लेते हैं। निम्न अवक्षेपकों के प्रयोग से जल की अशुद्धियां अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाती है, परंतु पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाती। नंबर 1 है फिटकरी। यानी कि अवक्षेपक में क्या आता है? फिटकरी आता है। इसके उपयोग से जीवाणुओं की संख्या तो कम हो जाती है, परंतु पूर्णतः समाप्त नहीं होती। जल में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होता है, जिससे अशुद्ध जल 5 लीटर में फिटकरी आधा ग्राम मिलाने से जल की अशुद्धियाँ तलों में बैठ जाती। इसके बाद 300 मिलीग्राम चूना मिलाने से जल स्वच्छ हो जाता है। दूसरा है निर्मली। यह वृक्ष पर पाए जाने वाला एक फल है। जल के अशुद्धिकरण के लिए पहले निर्मली को बर्तन की अंदरूनी सतहों पर रगड़ते हैं, तत्पश्चात बर्तन में अशुद्ध जल भरते हैं, जिससे कुछ समय उपरांत जल में उपस्थित अशुद्धियाँ तले में जमती हैं। स्थानीय स्तर पर भारत में इस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जीवाणुनाशक के बारे में देख लेते हैं। अवक्षेपक में हमने क्या क्या देखा? फिटकरी देखी और निर्मली देखी। अब जीवाणुनाशक में हम देख लेते हैं। तो जीवाणुनाशक में अशुद्ध जल के शुद्धिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणुनाशक पदार्थ का उपयोग
किया जाता है, जिसे निसंक्रामक पदार्थ भी कहते हैं, जो निम्नलिखित। नंबर 1 है आयोडीन। ध्यान दीजिएगा, आयोडीन किसके अंतर्गत आता है? जीवाणुनाशक के अंतर्गत आता है। जल के शुद्धिकरण के लिए आयोडीन का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। यदि जल में 2000वें भाग में 1 भाग का आयोडीन मिलाते हैं तो केवल 10 मिनट में जल जीवाणु रहित हो जाता है। जल में मोती झारा व हैजे के जीवाणु नष्ट करने के लिए 20 लीटर जल में आयोडाइड यानी कि आयोडेट ऑफ सोडा की 150 मिलीग्राम की एक टिकिया व इतना ही एसिड मिलाना होता है। दूसरा है हमारा नीला तूतिया या कॉपर सल्फेट। जो नीला तूतिया या कॉपर सल्फेट होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वह जीवाणुनाशक के अंतर्गत आता है। इसका प्रयोग तालाब, कुएं तथा बड़े बड़े संग्रह केंद्रों में किया जाता है, क्योंकि इसकी कम मात्रा से ही अशुद्ध जल को शुद्ध या कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। साथ ही इसका प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका अधिक मात्रा में उपयोग जल को विषैला बना देता है। इसके द्वारा शुद्ध किए गए जल को ज़्यादा समय तक प्रयोग नहीं किया जा सकता, अतः वर्तमान समय में इसका प्रचलन नहीं है। तीसरा है पोटेशियम परमैंगनेट। इसे जल के शुद्धिकरण के लिए सर्वोत्तम जीवाणुनाशक माना जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग तब सर्वाधिक किया जाता है जब वर्षा के दिनों में तालाब तथा कुएं का जल अशुद्ध हो जाता है। लगभग 200 गैलन जल में 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने से जल का शुद्धिकरण हो जाता है। नंबर 4 है ब्लीचिंग पाउडर। यह अत्यधिक सस्ता एवं सर्वत्र उपलब्ध होने वाला एक सफ़ेद रंग का पाउडर है, जिसका निर्माण क्लोरीन गैसों को चूने में मिलाने से होता है। कुएं के जल को शुद्ध करने में पूर्ण रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 है ताज़ा चूना। जल को शुद्ध करने के लिए विभिन्न स्थानों पर ताज़े चूने का प्रयोग किया जाता है। पुराने चूने से जल का शुद्धिकरण नहीं होता। नंबर 7 है क्लोरीन। यह एक महत्वपूर्ण कीटाणुनाशक गैस है। नगरों के जल आपूर्ति विभाग द्वारा जल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया में क्लोरीनीकरण कहा जाता है, यानी कि जो ये जल शुद्ध किया जाता है इसको क्या कहा जाता है? इस क्रिया को क्लोरीनीकरण कहा जाता है। बाढ़ की स्थिति में जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की टिकिया का ही उपयोग किया जाता है। और नंबर 7 है ओजोन गैस। इस गैस के द्वारा भी जल का शुद्धिकरण किया जाता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम बिजली द्वारा वायु को ओजोनीकृत किया जाता है। इसके बाद जल का वायु से संपर्क कराया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल में उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में? जीवाणुनाशक के बारे में देखे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। नगर पालिका द्वारा बृहद पैमाने पर शुद्धिकरण जल को ऊंचाई पर स्थापित क्यों किया जाता है? क्वेश्चन 2 कहता है अशुद्ध जल में फिटकरी मिलाने पर अशुद्धियाँ तली में क्यों बैठ जाती है? नंबर 3 है क्लोरीनीकरण किसे कहते हैं? यानी कि जो अभी हमने पढ़ा ना, क्लोरीनीकरण किसे कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आई होप, और आपने इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। स्क्रीनशॉट एज अ फॉर्मेट के रूप में रखिए, बट आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर आप जो आपने क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा होता है, आप देखिए आपके आंसर कितने हद तक जो आपने लिखे हैं अपने माइंड से वो कितने हद तक सही है। उससे फ्रेंड्स आप खुद का भी एनालिसिस कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं कि आप ये सीरीज़ देख रहे हैं, बस ऐਵੇਂ देख रहे हैं कि इसका कोई इफेक्ट भी आपके ऊपर पड़ रहा है। अब देखते हैं मृदु एवं कठोर जल। वह जल जो शुद्ध व पीने योग्य होता है तथा जिसमें अनावश्यक लवणों का अभाव होता है वह मृदु जल कहलाता है। यह जल पीने व भोजन पकाने के साथ साथ कपड़े धोने के लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि मृदु जल की उपस्थिति में साबुन पर्याप्त झाग बनाता है। वह जल जो अशुद्ध होता है तथा जिसमें विभिन्न व अनावश्यक लवण पाए जाते हैं कठोर जल कहलाता है। इस जल की उपस्थिति में साबुन सरलता से पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड अथवा सल्फेट आदि विभिन्न लवण जल में मिलकर जल को कठोर बना देते हैं। जल की कठोरता के प्रकार देख लेते हैं। जल में 2 प्रकार की कठोरता पाई जाती है, जिसे क्रमशः जल की अस्थायी कठोरता तथा जल की अस्थायी कठोरता के रूप में जाना जाता है। नंबर 1 है अस्थायी कठोरता। इसका कारण जल में विद्यमान कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से है। नंबर 2 अस्थायी कठोरता। इसका कारण जल में विद्यमान कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट्स तथा क्लोराइड्स होते हैं। अब कठोर जल से होने वाली हानियाँ देख लेते हैं। आपने जान लिया होगा आई होप
मृदु जल किसे कहते हैं, कठोर जल किसे कहते हैं, जल की कठोरता के प्रकार कितने होते हैं, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, इनके बारे में भी आपको पता लग गया होगा। अब चलते हैं कठोर जल से होने वाली हानियां देखते हैं। नंबर 1, कठोर जल के सेवन से पाचन क्रिया तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह जल उत्तम विलायक नहीं होता। नंबर 2, कठोर जल के सेवन से शरीर द्वारा वसा का पाचन नहीं हो पाता क्योंकि कठोर जल से आहार में विद्यमान वसा के इम्लसीकरण की क्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाती। किसकी क्रिया? इम्लसीकरण की क्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाती। नंबर 3 है, कठोर जल को पीने से प्यास की समुचित तृप्ति नहीं हो पाती क्योंकि इसका स्वाद अच्छा नहीं होता। यानी कि अगर आप कठोर जल पी रहे हैं तो आपको बार बार प्यास लगी, बोलते हैं ना मेरी प्यास नहीं बुझी, इट मीन्स वो जल क्या है, कठोर है। नंबर 4 है, इससे कपड़े धोने पर कम झाग उत्पन्न होते हैं अतः अधिक साबुन खर्च करने पर भी गंदे कपड़े सही प्रकार से धुल नहीं पाते, उनमें कुछ पीलापन रह ही जाता है। नंबर 5 है, कठोर जल को बर्तन में उबालने पर बर्तन की पेंदी में लवण जमने से एक कुचालक परत बनने लगती है जिससे पानी देर से गर्म होता है अतः ईंधन अधिक मात्रा में खर्च होता है। नंबर 6, कठोर जल फसलों की सिंचाई हेतु उपयुक्त नहीं होता। नंबर 7, कठोर जल से पकाने पर दाल चावल तथा सब्जी आदि सही प्रकार से गल नहीं पाते क्योंकि कठोर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है जिससे पर्याप्त ताप नहीं मिल पाता। नंबर 8 है, कठोर जल को बॉयलर में प्रयोग करने पर जल में विद्यमान पदार्थों की रासायनिक क्रिया होती है तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। अधिक मात्रा में गैस बनने की स्थिति में बॉयलर फट जाने की भी आशंका रहती है। जल की कठोरता के दूर करने के उपाय देखते हैं। कठोर जल मनुष्य के लिए पीने योग्य नहीं होता परंतु कठोर जल की कठोरता दूर करके उसे पीने योग्य बनाया जा सकता है। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, अस्थायी कठोरता का निवारण आप कैसे कर सकते हैं, उसमें है नंबर 1, जल को उबालकर, जो अस्थायी कठोरता है उसका निवारण आप क्या कर सकते हैं, जल को उबालकर उसका निवारण कैसे कर सकते हैं देखते हैं। जब जल को उबाला जाता है तो उसमें घुलित अवस्था में पाए जाने वाले कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अपघटित हो जाते हैं। ये पदार्थ जल में न घुल पाने के कारण अवक्षेपित हो जाते हैं। तत्पश्चात इन पदार्थों को फिल्टर पेपर से छानकर अलग कर लिया जाता है। छानने पर प्राप्त जल शुद्ध एवं मृदु हो जाता है। नंबर 2, चूना मिलाकर, कठोर जल में चूने की कुछ मात्रा को मिलाने पर जल में मिले लवण रासायनिक क्रिया करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाते हैं। ये पदार्थ भी जल में न घुल पाने के कारण अवक्षेपित हो जाते हैं। इनको फिल्टर द्वारा अलग कर मृदु जल प्राप्त कर लिया जाता है। दूसरा, अस्थायी कठोरता का निवारण देखते हैं। नंबर 1, कपड़े धोने के सोडे। जल की अस्थायी कठोरता का निवारण है तो जल में कुछ मात्रा में कपड़े धोने का सोडा अथवा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है जिस कारण जल में घुले हुए लवण अवक्षेपित हो जाते हैं। तत्पश्चात इनको छान कर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल शुद्ध हो जाता है। नंबर 2 है, सोडे तथा चूने द्वारा। इस प्रकार जल शुद्ध करने हेतु कठोर जल में सोडे तथा चूने का मिश्रण मिलाया जाता है। इससे जल में घुलित लवण का अवक्षेपण हो जाता है तथा इन्हें छान कर अलग कर मृदु जल प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 3 है, परम्यूटेड विधि द्वारा। इसे जियोलाइट भी कहते हैं। परम्यूटेड विधि जो होता है उसको क्या कहते हैं, जियोलाइट भी कहते हैं। परंतु इस लवण का व्यापारिक नाम सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। ध्यान दीजिएगा, क्या है इसका नाम, व्यापारिक नाम सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। इस विधि में एक बड़े आयताकार स्टील के कंटेनर में एक ओर से पाइप द्वारा कठोर जल प्रवाहित किया जाता है। यह कठोर जल कंटेनर में रखी बजरी रेत की मोटी परत, जियोलाइट की परत तथा बालू पर प्रवाहित होता है। इस संपर्क से रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप कठोर जल मृदु जल में परिवर्तित हो जाता है। अतः कंटेनर के नीचे के भाग में लगा पाइप मृदु जल प्रवाहित करता है। इस विधि में जियोलाइट व परम्यूटेड की क्षमता कम होती रहती है जिसको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है जो भी हमने अभी टॉपिक पढ़े। क्वेश्चन 1 कहता है किस प्रकार के जल की उपस्थिति में साबुन पर्याप्त झाग देता है। क्वेश्चन 2 कहता है जल में अस्थायी कठोरता का कारण बताइए। क्वेश्चन 3 कहता है जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। हमने देखा ना जल की कठोरता के बारे में कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, और इनको डिटेल में भी हमने पढ़ा। आई होप ये जितने भी हमने अभी टॉपिक कवर किए आज की अभी की क्लास में, ये सारे ही टॉपिक आपके क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर जो हमने 7th स्टार्ट किया था
कि जल का शुद्धिकरण, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि आप भी हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।